गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का डिप्लोमेटिक आईएएस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक करंट टॉपिक पर बात करूंगा और यह जो टॉपिक है, आज हम G7 जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है और आज अमेरिका जैसे देश G7 को ख़त्म करके G11 बनाना चाहते हैं। तो ये क्या है? G7 से लेकर G11 तक की यात्रा को आज हम कवर करेंगे कि G7 से G11 का क्या रूपरेखा है। और यहाँ पर हम बीच में ये भी देखेंगे कि G7 एक बार G8 बना, फिर यह G8 से G7 बना, अब फिर G7 से अब G11 बनने की बात चल रही है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम समझेंगे पहला कि G7 क्या है। पहले तो ये समझना है कि G7 क्या है। दूसरी पॉइंट हम समझेंगे यहाँ पर G7 का सम्मेलन को समझेंगे कि G7 के सम्मेलन क्या है। फिर यहाँ पर समझेंगे कि G7 का पृष्ठभूमि क्या है। G7 की पृष्ठभूमि को हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे चीन इस समूह का हिस्सा क्यों नहीं है, हिस्सा क्यों नहीं है, इसको थोड़ा सा हम जानेंगे। और वर्तमान में जो 2020 में जो G7 का मीटिंग होने वाला है, उसमें अमेरिका जैसे देश भारत को आमंत्रण किया है। तो यहाँ पर समझेंगे कि भारत की आवश्यकता क्यों, यानी भारत की आवश्यकता क्यों है G7 का, इसको हम जानेंगे। और ये जानेंगे कि G11 की आवश्यकता क्यों है, G11 की आवश्यकता क्यों क्यों अमेरिका चाहता है कि G11 हो, G7 की जगह G11 हो। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, तब हमें इस टॉपिक को गहराई तक समझ पाएंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें कि G7 क्या है, तो देखिए G7 की बात करें तो एक अनौपचारिक संगठन है और जिसका तो कोई मुख्यालय है और ना ही इसका कोई सचिवालय है, इसका कोई चार्टर भी नहीं है। ठीक, यानी कि इसका कोई मुख्यालय भी नहीं है, न इसका कोई चार्टर है। बस यह जो एक देश है, 7 जो विश्व के जो विकसित देश हैं, उसका एक यह समूह है। और G7 ही अगर वर्तमान में कह सकते हैं कि विश्व को लीड कर रहे हैं, विश्व को लीड कर रहे हैं। चाहे वह IMF में इसकी सहभागिता हो, चाहे वर्ल्ड बैंक में सहभागिता हो, चाहे WHO में सहभागिता हो, चाहे UNO में हो, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं विश्व का लीड करने वाला देश है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो 7 देश हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले कि इसमें 7 देश कौन सा है। तो देखिए, इसमें तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA, ये जो 7 कंट्री हैं इसमें शामिल देश हैं।
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक लिखिएगा। G7 एक अनौपचारिक संगठन है जिसका ना तो मुख्यालय है और ना ही सचिवालय। इसका कोई चार्टर भी नहीं है। समूह के सदस्य देश विश्व के ज्वलंत मुद्दों पर वार्ता करने और उसका समाधान निकालने के लिए वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन करते हैं। ठीक है, यानी कि यह जो G7 देश है, अभी जस्ट हम बात किए कि एक तरह से यह विश्व का लीडर है। और यह जो देश है, अगर विश्व में किसी प्रकार की अगर परिस्थिति उभरती है जो कि विश्व समुदाय के लिए खतरा उत्पन्न करें, वह किसी तरह का ज्वलंत मुद्दा हो, तो यह वार्षिक रूप से ये सातों देश बैठते हैं और उन्हें समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। आगे लिखिएगा, खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और टिकाऊ विकास इसके सिद्धांत हैं। ठीक है, तो ये विश्व में जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन्हें यह कोऑपरेट करते, उस पर यह डिस्कस करते हैं ताकि विश्व समुदाय को किसी प्रकार का खतरा महसूस ना हो, और इसीलिए हर एक साल ही बैठकर इस समस्या का निदान करते हैं। आगे लिखिएगा, गौरतलब है कि प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी से इस समूह की अध्यक्षता करते हैं। यह प्रक्रिया एक चक्र से चलती है, यानी कि यहाँ पर है कि प्रत्येक जो 7 देश है, कभी कनाडा किए तो कभी अमेरिका किए, कभी जापान किए, तो इस तरह से यह साइक्लिक चलते रहते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका जो G7 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ का भी प्रतिनिधित्व किया जाता है। दरअसल इनमें यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। यूरोपीय संघ साल 1977 से ही, यानी 1977 से ही समूह का सहभागी सदस्य रहा है। सम्मेलन में अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है। तो यानी कि इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ G7 कंट्रीज में यूरोपीय संघ के अध्यक्ष यूरोपीय संघ के भी प्रतिनिधित्व होते हैं, और समय समय पर और इनमें भी प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया G7 क्या है। उसके बाद है G7 के सम्मेलन। अगर सम्मेलन की बात करें तो देखिए यहाँ पर 45वां जो G शिखर सम्मेलन है फ्रांस के 2019 में हुआ था। 45वां शिखर सम्मेलन फ्रांस के
एक जगह था बियारित्ज, बियारित्ज शहर में हुआ था 2019 में। और 2020 का जो सम्मेलन होने वाला है वह है सितंबर में होने वाला है, जिसमें कि भारत को भी आमंत्रण किया गया है। और यह जो सम्मेलन होने वाला है एक जगह है कैंप डेविड, इस सबको पीटी के हिसाब से देखिएगा, कैंप डेविड, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। और यह सितंबर 2020 में यह सम्मेलन होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देखिएगा। अगर हम अब इसकी थोड़ा सा पृष्ठभूमि की बात करें, अब नेक्स्ट अब सम्मेलन हो गया कि दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। पृष्ठभूमि इसकी थोड़ी सी ऐतिहासिक पहलू को अगर हम यहाँ पर पहचाने या तलाशें तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि लिखिए। 1970 के दशक की वैश्विक आर्थिक मंदी और बढ़ते तेल संकट की पृष्ठभूमि में फ्रांस के तत्कालिक राष्ट्रपति वैलेरी, इसका भी नाम याद रखिएगा, वैलेरी जिस्कार्ड, वैलेरी जिस्कार्ड की, वैलेरी जिस्कार्ड, इसका पूरा नाम वैलेरी जिस्कार्ड डी, इसका एक है एस्टेइंग, वैलेरी जिस्कार्ड डी एस्टेइंग के आह्वान पर वर्ष 1975 में इस समूह का गठन किया गया था। 1975 में इसका गठन किया गया था। समूह के संस्थापक सदस्य, जब इसकी स्थापना हो रहा था तो संस्थापक सदस्य तत्कालीन विश्व के सर्वाधिक औद्योगिकीकृत एवं लोकतांत्रिक देश, इसमें फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी एवं जापान थे, ठीक है। इसमें ये सारे देश थे। पेरिस के निकट एक जगह था, पेरिस फ्रांस में ही, पेरिस के निकट रम्बोई लेट में वर्ष 1975 में समूह की प्रथम बैठक का आयोजन हुआ। और वर्ष 1976 में कनाडा के इस समूह में सम्मिलित होने के बाद इस समूह को G7 का नाम दिया गया। यानी कि जब इसकी स्थापना हुआ था तो G6, 75 में G6 और 1976 में आपका कनाडा के शामिल होने से यह G7 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बार बताए थे कि G7 से फिर यह G8 बना था, तो ये नोट पॉइंट में थोड़ा सा याद रखिएगा। और फिर ये G8 से G7 बन गया, तो यानी कि बीच में इसका एक लिंकेज है, इसको थोड़ा सा देखिए। तो G7 जो चल रहा था तो उसमें 1998 में इसमें रूस शामिल हो गए, क्योंकि 1991 में USSR का विघटन होता है और 1998 में इसमें रूस शामिल होकर इस संगठन को G7+1 G8 का निर्माण कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि 2014 में क्रीमिया पर रूस का कब्जा होने के कारण 2014 में रूस को इस समूह से निकाल दिया गया। और जैसे ये निकल गया तो फिर G8 से ये क्या बन गया, G7 का रूप धारण कर लिया,
ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा जो था, पहला में तो हम ये समझाने की कोशिश की G7 क्या है, दूसरा में हम ये देखने की कोशिश किए कि G7 के सम्मेलन कहाँ हुए, फिर हम इसका G7 का थोड़ा सा पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक चीज़ों को यहाँ पर हम समझने की कोशिश किए हैं। अब हम थोड़ा सा जानने चाहते हैं कि चीन इस समूह का हिस्सा क्यों नहीं है। इतना बड़ा अगर आर्थिक रूप से मजबूत देश है लेकिन यह G7 में शामिल नहीं है, तो इसके पीछे क्या कारण है। चीन इस समूह का हिस्सा क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। देखिए, अगर इसका हम बात करें तो चीन को इस समूह का हिस्सा इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि चीन जो है बड़ी आबादी वाला देश है, बड़ी जनसंख्या वाला देश है। बड़ी जनसंख्या होने के कारण अगर चीन की प्रत्येक व्यक्ति की अगर आय देखा जाए, प्रत्येक व्यक्ति की आय देखा जाए तो G7 देश के प्रत्येक व्यक्ति के आय से बहुत कम है। तो यहाँ पर विकसित होना कंट्री लेवल पे नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का इनकम क्या है उस आधार पर G7 में शामिल किया जाता था। तो चीन बड़ी जनसंख्या होने के कारण प्रति व्यक्ति आय कम थी, इसलिए इसको G7 में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो अब बोलिए, तो यहाँ पर भारत भी बहुत बड़ी जनसंख्या वाला है लेकिन अभी की स्थिति अलग है और पहले की स्थिति अलग है, तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा लिख लीजिए। देखिए, चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी वह इस समूह का यानी कि G7 का सदस्य नहीं है। इसकी वजह यह है कि यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है और प्रति व्यक्ति आय संपत्ति G7 समूह देशों के मुकाबले बहुत कम है। ठीक है, ऐसे में चीन को उन्नत या विकसित अर्थव्यवस्था नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से यह समूह में शामिल नहीं है। इसीलिए यह G7 में शामिल नहीं है। हालांकि चीन G20 में है। हाँ, हालांकि G20 देशों के समूह का हिस्सा है। इस समूह में शामिल होकर वह अपने यहाँ शंघाई जैसे आधुनिकतम शहरों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन चीन क्या है, G20 का है लेकिन G7 का नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए तो ही प्रति व्यक्ति आय जो है विकसित देशों से कम है, तो इसलिए इसे इस सदस्य में नहीं शामिल किया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चौथा पॉइंट है कि भारत की आवश्यकता क्यों है। भारत की आवश्यकता क्यों। देखिए, भारत की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि भारत जो देश है इतनी तेजी से वृद्धि कर रही है कि जो अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत कुछ समय में 2050 तक वह विश्व का लीड करने वाला देश बन सकता है। जब जितने भी एजेंसियां हैं
जो रेटिंग एजेंसियां हैं जो भारत के बारे में जो डेटा निकालती है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, और भी बहुत सारे हैं, तो वह भारत को हमेशा भविष्य में विश्व की लीडरशिप करने की बात करती है। तो इसलिए G7 का देश चाहते हैं कि भारत पहले से ही G7 का सदस्य बने, ताकि भारत की जो इतनी बड़ी बाजार है उसको अभी से ही उपयोग किया जा सके। एक तो ये भी कारण है, इसमें देखिए बहुत सारे कारण हैं। और अगर बात करें, अगर पीछे इसकी देखा जाए, तभी वर्तमान में अगर हम लेकर चलें तो चीन जो है तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो रही है, और वर्तमान में कोरोना वायरस के चलते, कोविड-19 के चलते चीन से लगभग विश्व के सभी देशों से संबंध खराब हो रहे हैं, और चीन से लोग दूरी बना रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि चीन का मुकाबला भारत ही कर सकता है। तो इसलिए अगर भारत को थोड़ी सी पुश किया जाए, इतनी बड़ी संगठन में शामिल किया जाए, तो वह चीन को काउंटर आसानी से कर सकता है। और वर्तमान में अमेरिका भारत को आमंत्रित किया है G7 में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, आप एक कहावत जानते होंगे कि जब दो दुश्मन होते हैं तो वह तीसरे का दोस्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट समझिए। चीन, एक तरफ चीन है, एक तरफ भारत है, और एक तरफ USA है। अभी देखिए वर्तमान में आप न्यूज़ देखते होंगे कि चीन और USA में अभी कोल्ड वार चल रहा है, दोनों में तानातानी चल रही है। एक तो चीन और USA में आपसी दुश्मनी है, एक मतभेद कह सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में ना तो कोई पक्का दोस्त होता है और ना कोई पक्का मित्र होता है। ये हम आपको IR के क्लास में पढ़ाए होंगे। परिस्थिति जन होते, आज जो हमारा दुश्मन है कल हमारा दोस्त हो सकता है। तो एक तो चीन और USA में कोल्ड वार चल रहा है, चीन USA के एक तरह से दुश्मन कह सकते हैं। और अभी जो देख रहे हैं भारत और चीन के विवाद जो लद्दाख में चल रहा है, अभी भारतीय सेना और चीन की भी सेना क्या है, आमने सामने है। तो इसका मतलब है भारत का भी दुश्मन कौन है, चीन है। तो इसका मतलब है कि चीन USA का भी दुश्मन है और भारत का भी दुश्मन है। तो इसका मतलब है कि दोनों, भारत और USA का दोनों का दुश्मन चीन है। तो इसका मतलब है कि भारत और USA में क्या हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगा। तो ये हम बोल रहे हैं कि यह जो है, इसलिए भी भारत की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि USA चाहता है कि भारत शामिल, और उसका कारण है चीन। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कोरोना वायरस को बार बार आरोप लगा रहे हैं कि कोई कोरोना वायरस नहीं है बल्कि यह चीनी वायरस है। तो यहाँ पर जो कोल्ड वार है, उस कोल्ड वार कहीं न कहीं भारत को G7 में शामिल होने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखना है तो थोड़ा सा इसको लिखिएगा, लिख लीजिए। भारत की आवश्यकता क्यों? देखिए, भारत और ब्राज़ील जैसी तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं से इस समूह को चुनौती मिल रही है, क्योंकि आज भारत जिस तरह से तेज़ी से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है, तो G7 का बहुत सारे जो देश हैं उनको भी चुनौती मिल रहा है, जो G20 समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन G7 का हिस्सा
नहीं है। कुछ वैश्विक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि G20 के कुछ देश, यानी देखिए G20 के कुछ देश 2050 तक G7 के कुछ सदस्य देशों को पीछे छोड़ सकते हैं। अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि आज जो G20 का सदस्य देश है, इतना तेजी से यह ग्रोथ कर रहा है, खासकर भारत हो गया, चीन हो गया, ब्राज़ील हो गया, यह कहीं न कहीं जो G7 का देश है उसको यह 2050 तक कहीं न कहीं चुनौती दे सकता है। तो अगर जो चुनौती दे सकता है तो उसे पहले ही G7 में शामिल कर दिया जाए। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप परिस्थिति को देखते हुए वह G7 को कहते हैं ख़त्म किया जाए और G11 का निर्माण किया जाए। तो चीन भी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है कि चीन को क्यों नहीं आमंत्रण किया जा रहा है, तो इसको हम जस्ट बताएं कि अभी थोड़ा सा अमेरिका से इसका तानातानी चल रहा है और कभी भी यूएसए अपनी वैश्विक जो लीडरशिप है, लीडर भूमिका है, वह खोना नहीं चाहता है। और चीन वर्तमान में अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों को इस महामारी के समय में बहुत सारी कंपनियों को वह खरीद चुका है, जिसके कारण अमेरिका की भी स्थिति थोड़ा कमज़ोर पड़ रही है, खासकर आर्थिक रूप से। अगर इस कोरोना महामारी को अगर देखा जाए तो चीन के बाद अमेरिका को ज़्यादा प्रभावित किया है, अमेरिका भी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो इसको आपको थोड़ा सा आगे चीज़ को परिस्थिति जन को देखते हुए इस टॉपिक को समझना चाहिए। तो एक पॉइंट और लिखिएगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन और अमेरिका के मध्य वर्तमान विवाद ने कहीं न कहीं भारत को G7 में आमंत्रित करने का अवसर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, G7 देशों के समूह सम्मेलन में पीएम मोदी को आमंत्रित किया जाना दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को दिखाता है। ठीक है, तो ये हम बताने की कोशिश किए हैं कि भारत को, यानी कि G7 को भारत की आवश्यकता क्या है, क्यों G7 वाले कंट्री भारत को इसमें शामिल करना चाहता है। और हुए पर अब ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भारत की आवश्यकता क्या है, यानी कि G7 में जाने के बाद भारत को क्या फ़ायदा होगा, यानी भारत की आवश्यकता क्यों। देखिए, भारत के लिए भी G7 काफ़ी महत्व रखता है। जितना फ़ायदा G7 को हो रहा है भारत को लाने से, उतना भारत को भी फ़ायदा हो सकते हैं। जैसे वर्तमान में देखिए, भारत जो अभी है, खासकर चीन और पाकिस्तान से काफ़ी सीमा विवाद से घिरे हुए रहते हैं, यानी कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से मनमुटाव चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं, कुछ दिन नेपाल हुआ, चीन हुआ, पाकिस्तान है, पीओके की बात कर रहे हैं, एक्साइज चीन की बात कर रहे हैं, तिब्बत की बात कर रहे हैं। तो भारत का भी पड़ोसियों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ काफ़ी मनमुटाव चल रहा है। अगर हम यहाँ पर G7 में शामिल हो जाते हैं तो हम एक बड़े संगठन में शामिल होकर हम इन सीमा विवादों को अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, ताकि कि जो परिस्थितियां हैं वह विश्व स्तर पर कहीं न कहीं पाकिस्तान और चीन को अलग थलग किया जाए।
तो इसलिए भी भारत को G7 में शामिल होने की आवश्यकता महसूस हो रही है। उसके बाद देखिए मोदी जो बोले हैं, जब देखिएगा लॉकडाउन में वह बात कर रहे थे कि वह भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। इस पर हम एक लेक्चर भी बनाए थे कि आत्मनिर्भर भारत क्या है, और उसका कुछ टॉपिक नहीं कर पाए थे, उसको आगे हम कभी कवर कर लेंगे। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए भारत को सप्लाई चेन मजबूत करना पड़ेगा, उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। अब उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत को कैपिटल चाहिए, तकनीक चाहिए, और आत्मनिर्भर भारत होने के लिए ये जो सारे चीज़ हैं हमें G7 देशों से क्या हो सकती है, सहायता मिल सकती है। तो इसलिए हमें क्या है, G7 में शामिल होने से भारत को भी फायदा हो सकता है। तो ये नहीं कहता कि दोनों हाथ से रोटियां बनती है, G7 को भी फायदा है भारत को लाने से, और भारत को भी G7 से फायदा है। और उसके बाद देखिएगा बार बार मोदी बोलते हैं कि हम भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, भारत को एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगा तो ये जो G7 विकसित देशों का ग्रुप है उसमें भारत अगर शामिल होता है तो हो सकता है कि इनका सपना पूरा हो सके। तो इसलिए भारत को भी यहाँ पर आवश्यकता देखी जा रही है। तो एक तो टॉपिक हम ये दोनों चीज़ को समझने की कोशिश किए हैं। अब एक टॉपिक था G11 की आवश्यकता क्यों। अब देखिए G11 की आवश्यकता क्यों है, G11 की आवश्यकता क्यों। तो देखिए वर्तमान में क्या है कि G7 के जो देश है उसमें ही आपसी मनमुटाव काफ़ी देखा जा रहा है। बहुत सारे मुद्दे पर असहमतियां कायम हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन